जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके फॉर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स और ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड इनिशिएटिव। तो चलिए अपने सेकंड लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप आप लेक्चर को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स भी इसके शॉर्ट भी, और अगर ट्रिम आप करना चाहते हो और भी ट्रिम कर सकते हो इसको। तो चलिए सेकेंड लेक्चर पर आते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होगा प्रमुख संग्रहालय और उनके स्थापना वर्ष। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पटना संग्रहालय। नाम से ही पता चल रहा है पटना में है, तो इसकी स्थापना वर्ष कब है, कब बना ये? पटना संग्रहालय 1917 में बना। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में जो है ये कब बना? 1917 में बना, ये भी पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में कब बना? 1945 में बना, 1945। और पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया में है एक, जो कि 1956 में बना। और वहीं राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, ये 1963 में बना। गांधी संग्रहालय पटना, ये 1967 में बना दोस्तों। गया संग्रहालय जो कि गया में है, ये बना 1970 में। कब बना? 1970। नवादा संग्रहालय नवादा में जो है ये बना 1974 में। और वहीं महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में, ये बना 1989 में। ठीक है। बिहार म्यूजियम जो कि पटना में है, ये कब बना? 2015 में बना बिहार म्यूजियम। पुस्तकालयों की बात करें तो गोपाल नारायण पुस्तकालय जो कि पटना में है, गोपाल नारायण पुस्तकालय 1912 में बना था। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज में है, ये कब बना? 1914 में। कब बना? 1914। और दोस्तों गेट पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में है, ये कब बनी? 1916 में बनी। गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1916। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय बिहार शरीफ, श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय बिहार शरीफ नालंदा में बनी 1924 में। कब बनी? नालंदा में 1924 में। सिन्हा लाइब्रेरी जो कि पटना में बनी 1924 में। उसके बाद खुदा बख्श लाइब्रेरी की बात करें तो या द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भी इसका नाम है, द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में बनी है 1938 में। पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया में जो बनी 1952 में बनी, पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया 1952। प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना में बना, ये 1973 में। ठीक, तो ये थी दोस्तों पुस्तकालय। अब आइए जानते हैं बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम व्यक्ति कौन कौन रहा है। जैसे बिहार के प्रथम राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयराम दास दौलत राम। आपसे पूछ सकता है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ सकता है आपसे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति जो बने बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन थे हरिजन मुख्यमंत्री बिहार के? भोला पासवान शास्त्री। और वहीं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे भैया? बहुत ही कम समय तक जो रहे, सतीश प्रसाद सिंह जी। कौन? सतीश प्रसाद सिंह। मतलब ये 5 दिन के सीएम थे सिर्फ, है ना, जस्ट फॉर 5 डेज। कब बने थे? 1968 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ये बिहार के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है। बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह रहे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सबसे कम वाले सतीश प्रसाद सिंह, सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण सिंह। मतलब 1946 से 1961 तक ये रहे ना, काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है, रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बिहार के जो विधानसभा परिषद है उसके प्रथम राष्ट्रपति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति है राजेश्वरी देवी। कौन है? राजेश्वरी देवी। और वहीं बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। कौन थी? मंजू प्रकाश। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, मतलब ये तो इंडिया और चाइना की सरहद लग रही, क्लिफर्ड ये क्या है, और मनमोहन अग्रवाल जी भी हैं, बाबू बिस्लेरी जैसे नाम होता है वैसे ही। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। कौन है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा? अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन है? रणधीर वर्मा। कौन है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी? रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट, बिहार की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट सुश्री भावना कंठ है, भावना कंठ। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक कौन थी? गीतांजलि सिन्हा है बॉलीवुड में पहली महिला निर्देशक। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी भैया? स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, याद रखना, स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कौन थी? कैप्टन यूथिका। कौन थी? कैप्टन यूथिका। राज्य का पहला जैविक ग्राम ये था कोठिया, जो कि जिला समस्तीपुर में, कोठिया जिला समस्तीपुर। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी मतलब कौन बना था? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में बना था ये पहला। कहाँ? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का पहला नृत्य भवन कहाँ बना? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम की बात करें, ये मोइनी लुहक स्टेडियम पटना, मोइनी लुहक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कहाँ पे है? करमटिया गांव मुंगेर, करमटिया गांव मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है? रोहतास है। कौन है? रोहतास। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक। कौन है? इलाहाबाद बैंक। अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है भैया? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला बिहार है दोस्तों। कौन है? बिहार। किसी टीवी गेम शो जैसे कि एबीसी में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला पहला व्यक्ति आपको याद होगा, सुशील कुमार, जो बिहार से थे, ठीक है, सुशील कुमार थे। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृत बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक ऑब्वियसली। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है? गया तीर्थ स्थान। कौन सा? गया तीर्थ स्थान। और वहीं बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है सोनपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा? सोनपुर रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट इसको दोगे, 2-4 बार रिकॉल करोगे, काफ़ी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब शुरू करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, कुछ प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बिहार शब्द का अर्थ ही क्या है? बिहार शब्द का बौद्ध मठ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ, ठीक है। और वहीं मिडीवल हिस्ट्री की बात करें, अगर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में मध्य पाषाण युग में अगर चले हम लोग, मीजोलिथिक पीरियड में, मध्य पाषाण युग में, तो मध्य पाषाण युग के अवशेष हमें मुंगेर से मिलते हैं। मुंगेर जो जिला है वहाँ से मध्य पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। और वहीं उत्तर बिहार में चिरान जो था सारण जिले में है, और चेचर जो कि वैशाली जिले में है, यहाँ से नवपाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि बिहार में मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले, तो आप बताओगे मुंगेर से। नवपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले, तो चिरान से और चेचर से, ठीक है, यहाँ से नवपाषाण का। और पूरा पाषाण युग के औजार मुंगेर के भीमबान से मिले हैं। पूरा पाषाण के कहाँ से मिले? मुंगेर के भीमबान से। तो ऐसे बना लो आप भाई, ऐसे लिख लिया पूरा पाषाण काल और लिख लिया मुंगेर और ब्रैकेट में लिख लिया भीमबान। मध्य पाषाण काल लिखा मुंगेर से अवशेष मिले। नवपाषाण काल लिखा, ऐसे ब्रैकेट में बना लिया चेचर, वैशाली और चिरान। समझ लो, ऐसे शॉर्ट और कर सकते हो आप अगर चाहते हो एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन करना, ठीक है, तो सब मिल जाएगा आपको इसमें। फिर अंग राज्य सुना होगा आपने, जो कि 16 महाजनपद थे उसमें से एक था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग का जो राज्य है पूछेगा वर्तमान में बिहार के कहाँ पे था, ये कई बार पूछ भी चुका है। तो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले, जो मैंने मैप में भी आपको बताए थे, मुंगेर और भागलपुर जिले में मिल जाएगा आपको अंग प्रदेश। और वहीं ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए जो है कीकट एवं व्रात्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में पूछेगा आपसे बिहार के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो कीकट एवं व्रात्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। और वहीं वायु पुराण में गया क्षेत्रों, जो गया क्षेत्र नहीं है उसमें असुरों का राज होने की चर्चा है, कि यहाँ पे असुर जो थे वो राज करते थे गया क्षेत्र में, ठीक है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध की बात करें अगर, तो उनके समय में उत्तर भारत की राजनीति में जो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, जो जनपद थे, जैसे कोशाला है, वत्स है, अवंती है, मगध है, इनका वर्चस्व था, है ना, ये सब उत्तर भारत में। और कौन कौन? कोशाला, वत्स, अवंती, मगध, याद रखना। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मगध का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, जैसा कि हम लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हर्यक वंश वगैरह पढ़ा होगा आपने उसके बारे में। फिर ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली से ही शुरू हुई थी। जो वर्ल्ड की पहली गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? चुना हुआ शासक, है ना, जिसमें जैसे हमारे यहाँ क्या गणतंत्र है, राष्ट्रपति चुना हुआ है। ब्रिटेन में क्या है? मोनार्कियल है।
वहाँ पे रानी 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 ऐसा ही चलेगा ना। तो पहला जो गणतंत्र बना था वैशाली में ही बना था। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी, राजगिरी थी। और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन है, ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ था। तो किसका शासन हुआ उदयन के बाद? शिशुनाग वंश का। और मगध सम्राट महापद्मानंद ने स्वयं को एकारत कहा था। क्या कहा था? एकारट नहीं, एकारत मतलब एकराटी कह सकते हो आप, EKRAT, एकराती कह सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़े अगर तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। ये सब क्रोनोलॉजी आप पढ़ ही चुके होंगे हिस्ट्री में। नंद के बाद मौर्य आ जाते हैं, लास्ट जब धनानंद होता है उसको मार के। फिर मगध शासक धनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन था। और मगध में मौर्य वंश के शासन की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, पता होगा आपको, चाणक्य की सहायता से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था, किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। ये चीज़ याद रखनी। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध स्टडी सेंटर कौन सा था? तक्षशिला था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? संस्थापक उदयन को माना जाता है। अब इंडिका जो लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी वर्णन उपलब्ध है, ठीक है, इंडिका में। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसमें? मास्की के शिलालेख में। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख की अगर बात करें तो उसमें अवंती वर्मन को महाराजा धीराज कहा गया। किसको? अवंती वर्मन को। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी। किसने? महेश ठाकुर ने। और सुचंद्र वर्मन ने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया था। किसने? सुचंद्र वर्मन ने। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। नालंदा की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल में। और इसका जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त है, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के गौरव का पुनरुद्धार हुआ है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखना। बोध गया का महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार के अवशेष। मध्यकाल की बात करें अगर तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल, उन्होंने पाल वंश का साम्राज्य बिहार के क्षेत्र में फैलाया। और गोपाल ने जो ओदंतपुरी है, जो अर्थात वर्तमान जो बिहार शरीफ है, उसमें एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया। किसने? गोपाल ने। पाल शासक फिर धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला में महाविहार और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि विक्रमशिला किसने बनवाया? तो पाल शासक धर्मपाल। और 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु दान में भी दिए उसने। फिर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान में भी दिए। और प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर, किसने? प्रतिहारों ने, मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में अधिकार किया। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों के आक्रमण भी आरंभ हो गए। और वहीं जो तुरुष्कदंड नामक है ना, नाम एक तुरुष्कदंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल वंश के शासक जो थे गोविंद चंद्र, कौन? गोविंद चंद्र, उनके मुंगेर ताम्रपत्र में भी मिलती है। और वहीं बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय है वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्रे बख्तियार खिलजी को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्रे बख्तियार खिलजी। बिहार के क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी हैं, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, इन सब के आक्रमण काफ़ी हुए हैं। और वहीं राजगीर के जैन मंदिरों का अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख भी होता है। मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित भी हुई है। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। किसने? मुगल शासक अकबर ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। और शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित भी हुई थी। शेर शाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया और नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट भी हुआ। अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कि बंगाल बिहार को। और 12 अगस्त 1756 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, जैसा कि आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है ना, जो फिर बंगाल की जो इलाहाबाद ट्रीटी होती है। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो जाता है उसके बाद, और फिर धीरे से अंग्रेज भी उसको ले लेंगे, जैसा कि अभी आधुनिक काल में देखते हैं। अब जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, ये याद रखना है, पूछता है। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त कर दिया।
गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और 1830 के दशक में पटना का जो नगर है वहाबी आंदोलन का केंद्र भी बना, जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा आपने। और उसके बाद 1857 की क्रांति के दौरान देखें तो बिहार में क्रांतिकारी नेता बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भी हुआ। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बने। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1936। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब डेट्स, 1936, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइनर्स हैं, वन लाइनर जो आपकी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में पूछ सकता है। बिहार उड़ीसा का 1936 में विभाजन भी हुआ, ये भी याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो हैं बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, ये तो महात्मा गांधी, पढ़ा होगा आपने चंपारण में जो हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जो 1922 में हुआ था। 1930 में विद्यापति रचित कीर्तिलता में बिहार का उल्लेख मिलता है, कीर्तिलता में। और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो है 1763 ईस्वी में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने ही किया था। ठीक है, अब इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1891 ईस्वी में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में। वहीं चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी जो हैं सर्वप्रथम बिहार में आए थे। चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी सर्वप्रथम बिहार में ही आए। और जो रोमन कैथलिक पादरी हैं उन्होंने सर्वप्रथम बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार करा था, जो रोमन कैथलिक पादरी थे, पोप वगैरह। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदंतीपुर था बिहार शरीफ का पुराना नाम। और बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, प्लीज़ इसको याद रखना। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। ठीक है। और मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य था। कौन? मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी। ठीक है, तो ये कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें थी। अब देखते हैं बिहार के क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, जो कि बार बार पूछता है। श्री सियाराम सिंह की बात करें तो इनके नेतृत्व में सियाराम दल ने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, किसने? सियाराम दल ने। अंबिका कांत सिंह व जगदीश नारायण की बात करें तो इन्हीं के सहयोग से पटना से युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, युवक नामक। चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फनेंद्र नाथ की हत्या की थी। और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की की बात करें तो भैया बहुत फेमस है। 1908 में मुजफ्फरपुर के जो जिला जज थे D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था इन लोगों ने, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी, जिससे प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को गोली मार दी थी, खुदीराम को फांसी हो गई थी। मानना चाहते थे जज को, और गलती से उनकी जो पत्नी थी वो मर गई थी। डॉक्टर ज्ञानेन्द्र नाथ और केदारनाथ बनर्जी एवं बाला ठाकुर दास की बात करें तो ये सभी बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में थे। और कार्यानंद शर्मा की बात करें तो जो बकाष्ठ भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला अंतर्गत, मतलब मुंगेर जिले में बढ़िया ताल में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बढ़िया ताल में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इतिहास के कुछ प्रमुख सोर्सेज और हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत जो है पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत जो है मुंगेर, सारण, वैशाली, गया और पटना के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। मुंगेर है, सारण, वैशाली, गया, पटना। ठीक, इनमें जो सारण के चिरान से हमें नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण हड्डियों का जो था, वैशाली के चेचर और गया के सोनपुर, तो पटना के मनेर से ताम्रप्रस्थ युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, तो ये जगहों के नाम स्पेशली याद रखना है आपको। चिरांद है और वैशाली के चेचर हैं, गया के सोनपुर हैं, ये सब जगह। ठीक है, और वहीं पुरातत्व के स्रोत में शिलालेख है, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख जो होता है, स्मारक है, भग्नावशेष मतलब जो घर के रिमेन्स नहीं बच गए हैं वो, सिक्के हैं, ये सब हमें बिहार के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ही स्रोत है कि भाई हमें अभिलेख मिल गया उसके लिखे हुए, तो उससे हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिहार के अनेक भागों से अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। अब इन अभिलेख में अशोक के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख हैं। सासाराम की जो चंदन पीर पहाड़ी है उससे प्राप्त लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा लेख, ये सब कुछ प्रमुख गुफा लेख हैं।
बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा जो थी वो कैसी है, प्राकृत, और लिपि जो है वो ब्राह्मी है, जो कि रहती थी हर जगह। पटना से जो प्राप्त यक्ष प्रतिमा है उस पर 2 अभिलेख हैं। वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदेवा के 2 अभिलेख प्राप्त हुए, महादेवी प्रभुदेवा के। और वहीं पूर्व मध्यकाल में अगर देखें तो पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, दक्षिण मध्य बिहार के, जो संस्कृत भाषा में है। और वहीं धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, किसका, केशव नामक व्यक्ति का, जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और वहीं धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव दान दिया था। धर्मपाल ने क्या करा था, गया में एक गांव दान दिया था। यह हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों, नालंदा ताम्रपत्र से। अब नालंदा के जो घोंसरावा है उससे प्राप्त देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहारा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में, उसके वीर देव को नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा भी हुई है। और वहीं फिर आजाद शत्रु द्वारा निर्मित राजगृह की किलेबंदी दीवार जो है एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया है, ठीक है। और वहीं केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी होट गांव ने पहली बार दी थी, किसने, होट गांव ने। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन मेजर किट्टो ने किया है, किसने, मेजर किट्टो ने, तथा इसने ही कुर्कीकार कुहरार के टीले का उत्खनन कराया था। कनिंगम की बात करें अगर, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहते हैं, 1861 ईस्वी में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान भी की है इसने। और कनिंगम ने ही बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया और उसे ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज भी की है उसने। कनिंगम ने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक जो बाड़गांव है उसकी खोज की है, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित थे, ठीक है, कहाँ पे, बाड़गांव में। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र से ही कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है, कहाँ से, नालंदा क्षेत्र से ही। अब स्वतंत्रता के बाद अगर देखें 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद बिहार के पुरातात्विक स्थलों की खोज में गति आई है। अब के देव एवं डॉक्टर अलेतकर, कौन, के देव एवं डॉक्टर अलेतकर ने 1950 ईस्वी में वैशाली और 1951 ईस्वी में कुमारआर का उत्खनन करवाया और 1962 ईस्वी में राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना भी करी। कब, 1962 में, ठीक है। चलिए अब साहित्य स्रोत की बात करते हैं। साहित्य स्रोत क्या कहता है, ठीक है। लिटरेचर की बात करें साहित्य में, तो साहित्य स्रोतों में बिहार के इतिहास को जानने के लिए धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत हमें मिलते हैं, ठीक है। जो धर्म से रिलेटेड है, जैसे गीता वीता नहीं होती, धार्मिक चीज़ें, और गैर धार्मिक भी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडिका पुस्तक, इन सब टाइप की चीज़ें। धार्मिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, ये सब है, जैसे बौद्ध का अंगुत्र निकाय है ना। वैदिक साहित्य में जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सब इंपॉर्टेंट स्रोत हैं। और वहीं बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। बिहार का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, अथर्ववेद में, जबकि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद पहले ही हो चुका था। मगध का उल्लेख अथर्ववेद में पहले हो चुका है, बिहार का हुआ है प्रथम, ठीक है, अथर्ववेद में। और अगर बौद्ध साहित्य अंगुत्र निकाय में देखें, दीघ निकाय में देखें विना पिताका, और जैन साहित्य में अगर देखें भगवती सूत्र में, तो इन सब में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपद के बारे में दिया था। अब अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र में पहली बार महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। अब 16 महाजनपदों में मगध है, लिच्छवी है, अंग विहार है, ये सब स्थित है। मतलब अंग जो है बिहार में स्थित है, मगध, लिच्छवी और अंग, ठीक है। 16 में 3 बिहार में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने बताया, ये जरूर पूछता, जैसे उत्तर प्रदेश में 8 है और 16 महाजनपद में से 3 तो बिहार में है, मगध, लिच्छवी और अंग, ठीक है। मध्यकाल में मिन्हाज सिराज की जो पुस्तक है तबाकत नशीरी, तबाकत नशीरी किसने लिखी, मिन्हाज सिराज ने। अब्बास खां शेरवानी की तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही किसने लिखी, अब्बास खान ने। ये सब प्रमुख स्रोत हैं। और वहीं तबाकत जो नशीरी है, तबाकत नशीरी भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास है, तबाकत नशीरी। और वहीं बात करें अगर, तो ये भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना है, कौन सी, तबाकत नशीरी। तारीख़ शेरशाही शेरशाह का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत भी है। उसके बाद इंसान सदिया दहलवी, कौन, इंसान सदिया दहलवी की बसातीनुल उन्स, बसातीनुल उन्स, ठीक है। इंसान सदिया दहलवी ने क्या लिखी, बसातीनुल उन्स। शेख कबीर की कौन सी है, अफसाना शाही, अफसाना शाही। रिज़कुल्ला की कौन सी है, बकियात मुस्ताकी, कौन सी, बकियात मुस्ताकी। वहीं गुलाम हुसैन सलीम की कौन सी पुस्तक है, रियाज उल सलातीन, रियाज उल सलातीन। और गुलाम हुसैन तबलाबाई की रचना, गुलाम हुसैन तबलाबाई की रचना
सियर उल मुताखेरिन, ये सब भी जो है बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो विद्यापति की जो कीर्ति लता है एवं कीर्ति पताका है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ज्योतिरेश्वर की वर्ण रत्नाकार और चंद्रेश्वर की रचना रजनी रत्नाकार, कौन सी रजनी रत्नाकार, ये मध्यकालीन बिहार का इतिहास जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। वहीं अगर बात करें उपरोक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य एवं यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत है। भाई विदेशी साहित्य जैसे इंडिका वगैरह मेगास्थनीज ने लिखी, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका, फाइयान, हियानशांग, इत्सिंग, इन सब के भी वृत्तांत मिलते हैं हमें। और मुगल काल में भारत आए यूरोपीय यात्री जैसे रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची, इन सब ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल की बात करें अगर तो बिहार के नालंदा है, गया, मुंगेर, भागलपुर जिले में निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं, मतलब पत्थर के जो उपकरण हैं वो हमें मिलते हैं। और वहीं ये उपकरण नालंदा की जेठियानी घाटी जो है, जेठियन घाटी नालंदा की, गया की पेमार घाटी, नालंदा की जेठियन घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और जो पैसारा है, भागलपुर के राजपोखर एवं भालीजोर तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से हमें ये सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के। ठीक है, कुछ जगहों के नाम है जो याद रखिएगा आप। अब इन स्थानों से प्राप्त पाषाण उपकरण आशुलियन प्रकार के हैं। कैसे हैं? आशुलियन प्रकार के। और इन उपकरणों में जैसे कुल्हाड़ी है, अस्क है, स्क्रेपर है, कुल्हाड़ी, अस्क, स्क्रेपर, फलक, छुड़िया, अर्धचांद्रिक, उत्कीर्णक, छुरी है, मतलब ये सब, खुरचनी है, ये सब हमें अस्त्र प्राप्त हुए हैं। और इन उपकरणों का जो प्रयोग है वो जानवरों का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब नवपाषाण काल की बात करते हैं। बिहार में नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो वैशाली के नेचर, जो नेचर है श्वेत, एवं कुतुबपुर, सारण के चिरान, पटना के मनेर, रोहतास के सिनुआर और गया के सोनपुर, ताराडीह एवं केऊ से मिले हैं। ठीक है, फिर से एक बार जगह बता देता हूँ। वैशाली के नेचर एवं कुतुबपुर, नाम याद रखना, वैशाली में नेचर और कुतुबपुर, सारण के चिरान, पटना के मनेर, रोहतास के सिनुआर, गया के सोनपुर और ताराडीह और करेऊ, यहाँ से हमको मिलते हैं। सारण के चिरान से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरान छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब ऐसा माना जाता है कि चिरान का नामकरण जो है वो चेरो शासकों के नाम पर होता है, जो चेरो शासक थे उनके नाम पर। और चिरान का उत्खनन 1962 में हुआ था। अब यहाँ से लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व के नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण के साथ साथ काले चित्रित मृदभांड भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि वैशाली के चेचर, जो हाजीपुर शहर से पूरब में गंगा गंडक घाटी में स्थित है। नवपाषाणकालीन अवशेष भी मिले हमें यहाँ से। ताराडीह गया जिले में फाल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन? ताराडीह, फाल्गु नदी, ये ध्यान रखना भैया। और सेनुआर जो है रोहतास जिले में कुर्दा नदी के तट पे है। सोनास कहाँ है? रोहतास में है, कुर्दा नदी के तट पे। तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। सेनुआर रोहतास में है और ताराडीह आपका फाल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, और ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको एक एक पॉइंट में ऐसे नोट कर लेनी है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा तो आप कर लोगे। फिर बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? एक तो सोनपुर है, गोराडीह है, मनेर है, सेनुआर है, चिरान, चेचर तथा आर्यप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आर्यप, ये सब कुछ जगह हैं जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और ताम्रपाषाण जो संस्कृति है उसमें भी मनुष्य का जीवन कृषि एवं आखेट पर ही आधारित था। ठीक है, और 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अतरंजी खेड़ा से लोहा मिलने का प्रमाण भी मिलता है हमें। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। लौह काल की बात करें अगर तो लौह युग जो है वो उत्तर वैदिक युग का काल है। लौह युग कैसा है? उत्तर वैदिक युग का काल है, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका था। अब इस समय लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। लोहे का, भाई हाँसी यहाँ काटना है, खेती वेती के लिए जो यूज़ करते थे तो लोहा का यूज़ होने लगा था, इसीलिए अब एग्रीकल्चर भी डेवलप होने लगा। अब लौह युग का जो दूसरा चरण है वो उत्तरी काले मृदभांड जो है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का काल कहलाता है, उत्तरी काले मृदभांड का। उसमें लोहे का उपयोग कृषि कार्य में होने लगेगा, ऑब्वियसली जो हल वगैरह हैं काटने हटने में यूज़ होगा। इस समय गांव धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होने लगेंगे। अब देखिए लोहा आ गया तो कृषि होने लगी, कृषि होगी तो वहाँ धीरे धीरे वो अपना शेल्टर बनाएंगे, रहने लगेंगे, तो अर्बनाइज भी होंगे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेड होने लगेगा, आवागमन के साधन बनने लगेंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होंगे, जिससे पहली बार बिहार में नगरीकरण का साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है लौह काल से। नगरीकरण का साक्ष्य कब प्राप्त होगा? लौह काल, यानी आयरन एज।
अब ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो जो सतपथ ब्राह्मण थे उसके, एक सेकेंड, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार अगर देखें तो आर्यों ने सर्वप्रथम जो है उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था। उत्तर पश्चिम समझे, जो जैसे भारत है नॉर्थ वेस्ट, ये कश्मीर कश्मीर साइड, पंजाब साइड, यहाँ से एंटर करा। और सरस्वती नदी जो था उनका केंद्र थी, सरस्वती नदी। उसी के तट पे बड़े बड़े जो कर्मकांड है, यज्ञ, ये वहीं सरस्वती नदी पे आयोजित कराते थे। अब सतपथ ब्राह्मण में माधव विधे एवं गौतम राहुगाण, माधव विधे एवं गौतम राहुगाण की कहानी है, जिसके अनुसार माधव विधे ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का मध्य चरण आते आते अगर देखें तो आर्यों का विस्तार बिहार के मगध, अंग, वज्जी, विदेह, ठीक है, और आपका अंगुत्रप, कौशिकी क्षेत्रों तक हो चुका था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं ना, लेटर वैदिक पीरियड में आते आते। और वहीं राजा विदेह माधव एवं उनका पुरोहित जो था गौतम राहुगण जो था, सरस्वती नदी के तट से अग्नि को जलाते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़े तथा बिहार के विदेह क्षेत्र में गंडक नदी तक पहुँचते हैं। और वहीं गंडक नदी में अग्नि बुझ गई और जिसके कारण गंडक को सदानीरा भी कहा जाता है। गंडक को क्या कहते हैं? सदानीरा भी कहते हैं। नाम याद रखना, ठीक है। और इसका इतिहास याद रखना भैया, क्यों उसको गंडक कहते हैं, कारण क्या है? क्योंकि राजा विदेह माधव और उनका जो पुरोहित है गौतम राहुगढ़, ये सरस्वती नदी के तट से अग्नि को जलाते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहे थे, पर अग्नि फिर बुझ जाती है, जिससे उसको सदानीरा भी कहते हैं। अब इस तरह आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण सतपथ ब्राह्मण से हमें मिलता है। ठीक, तो सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। अब उत्तर वैदिक के अंतिम चरण में विदेह की चर्चा उपनिषदों की रचना के कारण हुई है। ठीक है। और विदेह के जो राजा जनक हैं दार्शनिक एवं विद्वान थे, जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। ठीक है। अब वहीं बिहार की राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो 16 महाजनपद हैं बिहार में से। उनमें से 2 महाजनपद जो हैं गंधार और कंबोज अफगानिस्तान में स्थित थे। लेकिन गंधार महाजनपद की जो राजधानी है तक्षशिला, वो वर्तमान में पाकिस्तान में। और 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है, जैसे मगध है, अंग है, वज्जी, ये बिहार में है। कौन? मगध, अंग, वज्जी। तो ये 3 जरूर याद रखिएगा। और फिर बात करें अगर अंग की, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और जो राजधानी है वर्तमान भागलपुर के निकट है, चंपा। चंपा जो अंग की राजधानी थी, कहाँ है? भागलपुर में। पाणिनि ने की जो रचना है अष्टाध्यायी, उसमें अंग को वंग, कलिंग को पुंडू, ये कहा गया है। किसमें? अंग को वंग, कलिंग को पुंडू। अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी। अब इस महाजनपद के अंतर्गत जो है मानभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। और वहीं देखें महाभारत एवं पुराण के अनुसार राजा बलि के 6 पुत्रों में से एक अंग ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी। राजा बलि के 6 पुत्र थे, उनमें से एक अंग था, उसने इसकी स्थापना करी थी। वज्जी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के पास हुई थी। और ये 8 राज्यों का एक संघ है। इस संघ में शामिल राज्य कौन कौन से हैं भैया? वज्जी में, वज्जी महाजनपद में जैसे लिच्छवी है, विदेह है, ज्ञात्रिक है, वज्जी है, और आपका उग्र है, भोग है, कौरव है, छुआकू है। ये सब जो 8 राज्यों का संघ था वज्जी में, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी लिच्छवी की राजधानी। विदेह की राजधानी क्या थी? मिथिला थी। ज्ञात्रिक की कुंडग्राम थी। और वज्जी का जो था वो कोल्याक था। ठीक है, इसको याद रखें। और फिर संपूर्ण वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो भी वैशाली थी। संपूर्ण वज्जी की राजधानी वैशाली और लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली। इन 8 राज्यों में लिच्छवी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य था, अतः वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता था। जो वज्जी है ना, जैसे बोलते हो वज्जी महाजनपद, तो उसको लिच्छवी भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो कभी अगर एग्जाम में लिखा हो ना कि वज्जी या लिच्छवी, तो एक ही माना जाएगा। ठीक है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। वैशाली में क्या थी? गणतांत्रिक, जैसा बताया, गणतांत्रिक मतलब चुनाव हुआ, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसको कहा जाता है? वैशाली को। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था। किसके? राजा विशाल के नाम पर हुआ था। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संस्थागर जो था नामक भवन में होता है। कहाँ होता है? नामक भवन में, संस्थागर नामक भवन। लिच्छवी राजाओं की जो सभा है वो संस्था कहलाती थी। लिच्छवी राजा जो सभा करते थे वो क्या कहलाती थी? संस्था, जो गणराज्य की सर्वोच्च सभा भी थी। संस्था के अतिरिक्त अष्टकुल नामक एक संस्था थी, जिसमें वज्जी संघ के सभी 8 गणराज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। वज्जी संघ के जितने भी 8 गणराज्य उनका प्रतिनिधित्व होता है, जो न्याय महासमिति का कार्य भी करते थे। ठीक है। अब ग्राम एवं नगर प्रशासन की देखरेख के लिए गमगामिणी एवं पूर्णगामी की नियुक्ति होती थी। गमगामिनी और पूर्णगामी। गमगामिणी गांव का मुखिया होता है। गमगामिणी कौन होता है? गांव का मुखिया होता है। और पूर्णगामिक औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का प्रधान था। कौन? पूर्णगामिक। ठीक है, ये याद रखना है, गमगामिणी और पूर्णगामिक इंपॉर्टेंट है ये। अब बात आती मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है। तो मगध शब्द का जो प्रथम उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है, ये अभी ऊपर पढ़ा था हमने।
मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है, जिसमें मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद क्षेत्र आते हैं। मगध में क्या क्या आता है, जैसे पटना है, गया है, नालंदा है, नवादा है, औरंगाबाद है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना, मगध में क्या क्या आता है, पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद। ठीक है। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु क्या था, राजगिरी या पाटलिपुत्र, राजगिरी या पाटलिपुत्र। अब अपनी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संसाधनों की संपन्नता के कारण अन्य महाजनपदों पर मगध जो था श्रेष्ठ था। कारण था, मगध की जो राजधानी थी, चारों तरफ से नदियाँ हैं, ठीक है, फोर्टिफाइड है, किले बने हुए हैं, मतलब ऐसी जगह लोकेशन उसकी ऐसी जल्दी उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया था। तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, मतलब काफ़ी वर्चस्व था उसका। अब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का यही कारण भी था, भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी थी, राजधानी शहर और पहाड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ, बाह्य संक्रमण से सुरक्षित थी, किसी तरह से आक्रमण नहीं हो सकता था। गंगा और सोन नदी भी बहती थी, जिससे जल यातायात की भी सुविधा थी, और गंगा की दक्षिणी घाटी अधिक उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए भी थी। मतलब सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, सारी जो किसी भी एम्पायर को बढ़ाने के लिए ज़रूरती की चीज़ें सब वहाँ थी भाई। पहाड़ों के बीच में राजधानी थी, कृषि भी थी, नदियाँ भी थी, सब कुछ था। खनिज भी बहुत सारे उपलब्ध थे, जैसे लोहा, तांबा, वन संसाधन। लोहे की उपलब्धता के कारण हथियार बनाने में और सहायता जो थी, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती थी भाई, औजार बन जाते थे। अन्य गण राज्यों का पतन, मतलब मगध क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। अब जिसका समर्थन इस क्षेत्र के शासकों ने किया, बौद्ध एवं जैन धर्म के समर्थन के कारण उस क्षेत्र की जनता द्वारा शासकों को बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान किया गया है ना, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म के द्वारा ये उनसे जुड़ जाते थे, अपने जो मगध जनपद थे उनसे। ठीक है, तो ये कारण था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का। अगर आपसे मेंस में पूछता है मगध साम्राज्य का उदय, उसके उत्कर्ष का कारण, तो आप आराम से इसको बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में मगध की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मगध के जो राजवंश थे, जैसे बृहद्रथ वंश, मतलब बृहद्रथ है, हर्यक वंश है, जिससे हर्यक वंश के राजा है शिशुनाग वंश है, तो ये सब हम लोग अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मतलब जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास होता है उसका भी रिवीजन आपका हो जाएगा, और साथ में बिहार के भी जो स्पेशल फैक्ट होंगे उसके साथ इंटीग्रेट करके वो भी देख लेंगे।